हेलो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो फॉर्मूलाज है उसके मेन उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग मोल्स के बारे में जानेंगे। मोल्स होता क्या है, ठीक है। तो मोल्स के बारे में देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10 to power 23 particles of any substance is called a mole। ठीक है, यानी कि अगर हम मोल को डिफाइन करने की बात आएगी ना, तो ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोल। और यहाँ पे देखो, एक जो 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। 6.022 मल्टीप्लाई 10 to power 23, ये इक्वल टू होता है हमारा एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में Na से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देखो, पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा? देखो, पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे एटम होगा, मॉलिक्यूल्स होगा और आयंस, यानी कि हम तीनों चीजों की बात करेंगे। तो यहाँ पे पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। ठीक है, अब इनका क्या होता है कॉन्सेप्ट? हमें मोल कॉन्सेप्ट के लिए एक मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा जिसका काफी यूज हम नीट वगैरह में, जेई वगैरह में करते हैं। तो एक फॉर्मूला है, देखो, अगर हम एटम की बात करें, फॉर एटम, क्लियर। अब देखो, अगर एटम की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ एटम, जे इक्वल टू होता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और J इक्वल टू Na, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर अभी हमने लिखा है। अब देखो, यहाँ पे अगर हमने एटम लिखा तो यहाँ भी हम एटम लिखेंगे। क्लियर। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं नाइट्रोजन एटम की, तो नाइट्रोजन एटम की बात करें तो देखो, नाइट्रोजन एटम को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू, नाइट्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ना, वो होता है 14 ग्राम। ठीक है, 14 ग्राम लिख दिया। ये इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 to power 23। यहाँ पे देखो, एक ट्रिक याद रखना, अगर तुमने यहाँ पे एटम यूज किया है तो यहाँ भी एटम ही यूज करोगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसी को अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, अगर N2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसका अगर कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो इसका देखो क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ N2 molecules इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा Na। अब यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा है तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, ये इक्वल टू क्या होगा? 28 ग्राम, क्योंकि 1 नाइट्रोजन एटम का होता है 14 ग्राम, तो N2 की बात करें तो 28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, मैंने बताया कि वहां पे अगर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, अगर एटम की बात होगी तो वहां पे एटम ही लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है। अब यहाँ पे अगर हमें इस रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स भी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल लेकर के मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसे मान लेते हैं कि एक न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, हाउ मेनी atoms are present
in 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो इसको देखो हम क्या करेंगे, हाउ मेनी एटम्स पूछा है, नाइट्रोजन एटम पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ना ऊपर में, इस रिलेशन को हम लिख लेंगे। सबसे पहला काम करेंगे इसी को लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे, देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये इक्वल टू मैंने कितना लिखा है 14 ग्राम, और ये इक्वल टू हमने कितना लिखा है 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम में कितने एटम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो रिलेशन हमारा जो बना हुआ है कि 14 ग्राम में कितना एटम है, इतना एटम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 23 अपॉन 14, और हमसे कितने पूछ रहा है 28 ग्राम, तो 28 ग्राम में क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा आंसर हो जाएगा 12.044 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकाला कि अगर हम N2 मॉलिक्यूल्स की बात करें तो N2 में कितने मॉलिक्यूल, यानी कि N2 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होगा, उसको भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने एटम में निकाला तो मॉलिक्यूल्स का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, तो अब मैं इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूंगा कि इसका न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैंने बताया है कि इसमें क्या था कि हमने एटम्स के बारे में रिलेशन देखा कि एटम्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि 1 मोल अगर एटम की बात होगी तो हम 1 मोल एटम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। तो ये एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का ही एक न्यूमेरिकल है, इसमें है 52 U ऑफ हीलियम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। इनमें हमें फाइंड द नंबर ऑफ एटम। क्लियर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसी का एक और क्वेश्चन भी है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम। क्लियर। तो अब हम देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर U की बात होगी तो देखो यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। ठीक है ना, अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो देखो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है 4 है। ठीक है, लेकिन हम उसमें यूनिट क्या लगाएंगे, वहां पे यूनिट हम U यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि वहां पे हम 4U बोलेंगे किसी को भी। अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो हम बोलेंगे 4U। लेकिन जब उसी को अगर हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं ना, तो उसको हम 4 ग्राम लिखते हैं, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं। ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब किसी भी एटॉमिक मास का जो यूनिट हम ग्राम में लेंगे। जब भी हम मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे तो वहां पे जो उसकी वैल्यूज है 4, यानी उसको ग्राम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो 52U है, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस है। तो अभी मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम बात करेंगे कि 1 एटम ऑफ हीलियम की बात करेंगे। ठीक है, 1 एटम ऑफ हीलियम देखो 4U के बराबर होगा। अभी मैंने बताया था ना कि अगर मान लो हम बात करें, तुमसे कोई पूछता है कि हीलियम का 1 एटम का मास बताओ, तो 4U बताओगे। जैसे मान लो ऑक्सीजन का तुमसे पूछा तो बोलोगे 16U, नाइट्रोजन का बोलोगे 14U। तो U मतलब ग्राम एटॉमिक मास यूनिट नहीं होगा, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होगा। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे एक सीधा सा रिलेशन बन रहा है कि 4U बताओ कितने हीलियम के एटम का वैल्यू है, यानी कि 1 एटम ऑफ हीलियम है। तो यहाँ क्या लिखोगे, देखो 4U इक्वल टू 1 एटम ऑफ हीलियम। ओके, तो यहाँ पे 1U इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, इसलिए हम 52U की बात करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 52, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 13 एटम, यानी कि जो हीलियम है, हीलियम का अगर 13 एटम होगा ना, उसकी वैल्यू होगी 52U, क्योंकि 1 एटम ऑफ हीलियम 4U।
तो 52U कितना हो जाएगा, 13 एटम। क्लियर है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो देखो 52 मोल्स ऑफ आर्गन और 52 ग्राम ऑफ हीलियम भी है। तो चलो हम पहले ग्राम ऑफ हीलियम वाले को कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। देखो 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्राम आ गया, तो ग्राम आ गया तो यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर का यूज होगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी U की वैल्यू दी होगी ना 52U ऑफ हीलियम, तो वहां पे एवोगैड्रोस नंबर का यूज नहीं होगा एटम निकालने के लिए, ठीक है ना। वहां पे हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 1 एटम का जो भी मास होगा, एटॉमिक मास, वो लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे जो उसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ हम ये कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि 1 मोल ऑफ हीलियम 4 ग्राम, यहाँ पे हम ग्राम एटॉमिक मास, देखो डिफरेंस दोनों में क्या है, वहां पे 4U लिखा है, यहाँ 4 ग्राम लिखा, और ये इक्वल टू होगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम। अगर यहाँ पे एटम है तो हमने एटम ले लिया। अब देखो 4 ग्राम इक्वल टू कितना एटम है, अब रिलेशन क्या बन जाएगा, देखो इसके बीच में एक रिलेशन हम बना लेंगे। इसके बीच में रिलेशन क्या बनाएंगे कि देखो 4 ग्राम इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 4। इसी तरह हम इसको 52 ग्राम हमसे पूछ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 52 से। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 से ये कट जाएगा 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप इससे, है ना, 26, 28, 0, 78, यानी कि इतना एटम। तो अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस था, 52U ऑफ हीलियम में देखो 13 एटम यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई इतनी आई है। तो देखो दोनों में डिफरेंस ये था कि वहां पे हमें एटॉमिक मास यूनिट का यूज किया था, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास का यूज किया। तो ग्राम एटॉमिक मास का यूज करेंगे तो एवोगैड्रोस नंबर यूज करेंगे, एटॉमिक मास का यूज करेंगे तो हम यूज नहीं करेंगे। वहां पे सिंपल कॉन्सेप्ट लेंगे। मान लो यहाँ पे 52U ऑफ हीलियम था, अगर यहाँ पे तुमसे पूछता है कि चलो 64U ऑफ ऑक्सीजन में कितना एटम है, ठीक है, तो यहाँ भी सिंपल सा, पहले 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं यहाँ पे कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, देखो 16U होता है ना, तो 16U इक्वल टू 1, तो 64U इक्वल टू कितना हो जाता, 4 एटम हो जाता। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे, 52 मोल्स ऑफ आर्गन, ठीक है। तो मोल्स का देखो एक अलग ही रिलेशन है, मोल्स का भी देखो उसी तरीके से हम करेंगे जैसा अभी हमने किया था। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ आर्गन। अब देखो यहाँ पे हमें ग्राम एटॉमिक मास की नीड नहीं है, अगर ग्राम एटॉमिक मास की नीड होती तो हम यहाँ 40 ग्राम लिख लेते, लेकिन क्योंकि वहां पे मोल्स और एटम के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ 1 मोल ऑफ आर्गन इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा रिलेशन क्या कह रहा है, 1 मोल में इतना एटम है तो 52 मोल्स में कितना एटम होगा, इसके यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 इंटू 52, और इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओगे कमेंट में क्या आंसर आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो ये अभी हमने देखा कि मोल कॉन्सेप्ट से जो न्यूमेरिकल हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो एक दो और न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में हमारे गिवन है कि वो जो न्यूमेरिकल्स है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लिख रहा हूं, व्हाट will be the mass of 1 कार्बन 12, ठीक है, एटम इन ग्राम। क्लियर। तो यहां पे देखो क्या है, देखो 1 यहाँ पे ऊपर में जो वैल्यू दी होती है ना, ये क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है ना, मास नंबर। तो यहां भी देखो हम वही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम हमारा दिया ही है, इसको हमें लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, और ये इक्वल टू कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम। यानी कि देखो एक चीज ध्यान दो कि कभी भी 1 मोल कोई भी वैल्यू होगी, अगर एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड हो, तो ये जो वैल्यू है ना एवोगैड्रोस नंबर की, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये सेम की सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 1 एटम में मास निकालना है, तो देखो
यहाँ पे देखो ये रहा एटम, ये रहा ग्राम। तो हम यहाँ रिलेशन क्या बनाएंगे, देखो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इक्वल टू कितना ग्राम है, 12 ग्राम है ना। देखो इसको हमने उल्टा लिख लिया, इतना एटम इक्वल टू 12 ग्राम या 12 ग्राम इक्वल टू इतना एटम। तो 1 एटम में कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्या करेंगे, 12/6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ग्राम। अब इसको आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एटम्स का यानी कि मोल्स और एटम के बीच में रिलेशन जो होता है उसका उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। अब जो आगे की जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट जिसको हम लोग परसेंटेज मास भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये होता क्या है। तो देखो यहां पे देखो वेट बाय वेट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में जो लिखते हैं ना ये सॉल्यूट का वेट होगा ऊपर में, और जो नीचे हम जो W लिखा हमने ये सॉल्यूशन का होगा। और वेट का मतलब हम दोनों की यूनिट हम ग्राम में लेंगे, क्या लेंगे, ग्राम में लेंगे। तो इसको अगर डिफाइन करते हैं तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि W/W को हमने डिफाइन कैसे किया कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड वेट बाय वेट। अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो देखो परसेंटेज मास का फॉर्मूला या वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट था। सेकेंड जो हम लोग देखते हैं वेट बाय वॉल्यूम, क्लियर है। वेट एक ट्रिक याद रखना, वेट जब भी लोगे ग्राम में लोगे और ऊपर में जो वैल्यू होगा सॉल्यूट का होगा। वॉल्यूम V फॉर वॉल्यूम ये मिलीलीटर में लोगे और ये सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। इसको भी हम डिफाइन करते हैं। देखो इसको क्या डिफाइन करते हैं, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 मिली ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी कि 100 मिली ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट होगा ना उसी को हम लोग बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो इसका भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना इसको मिलीलीटर में लेना है क्योंकि हमने 100 लेना है परसेंटेज, तो छोटी यूनिट यूज करेंगे, इनटू 100, ठीक है। थर्ड जो यूनिट हम यूज करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब दो लिक्विड को आपस में अगर मिक्स किया, जैसे V फॉर वॉल्यूम, ये ऊपर में मिलीलीटर में लेंगे, यहाँ पे हमें सब छोटी यूनिट लेना है, नीचे भी वॉल्यूम है यानी कि ये भी वॉल्यूम है तो मिलीलीटर में, और ये सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। इसको अगर डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ये सब मिलीलीटर में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग 3 यूनिट है जिसका हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है मोलरिटी, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मोलरिटी। इसको नाम कैपिटल M से नोट करते हैं, इसको हम लोग कंसंट्रेशन भी कहते हैं। कंसंट्रेशन भी कहते हैं, इसको मोलर सॉल्यूशन भी कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन, ठीक है।
अब इसको देखो डिफाइन जो करेंगे हम, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? यानी कि देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट को हमें सॉल्यूट का अमाउंट निकालना है लेकिन उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं बताऊंगा कि मोल्स हम कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड मोलरिटी। यानी कि देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लिखेंगे मोलरिटी का कि कैपिटल M इक्वल टू देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, मोल पर लीटर। यानी कि मोल्स को N से लिखते हैं, वॉल्यूम को V से लिखते हैं, N/V। लेकिन क्या होता है, देखो जनरली जो हमारा जो न्यूमेरिकल्स है ना मिलीलीटर में गिवन होता है, तो मिलीलीटर में तो क्या होगा 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं N यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में गिवन होगा ना तो इनटू 1000 हम कर देंगे। क्लियर है? यानी कि इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट अगर हमें कुछ करना हो तो इस फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोल्स निकालना है। मोल्स कैसे निकालते हैं, देखो मोल्स का जो फॉर्मूला होता है ना, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मोल का सिंबल देखो N, गिवन मास को अगर मान लेते हैं कि W से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल M से। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर किसी भी फॉर्मूला या किसी भी कंपाउंड का अगर हमें मोलर मास निकालना है तो उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड मोलर मास। यानी कि उसको हम जितने भी एटम है उसका एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो मोलर मास हमारा आ जाएगा। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2O है। देखो तो H का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है, फिर प्लस करेंगे, जैसे दूसरे एटम आएगा वो बीच में प्लस आएगा। ऑक्सीजन का देखो 16 है, 1 है तो 16, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 ग्राम। यानी कि इसको ग्राम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे यू लिखेंगे, लेकिन वही अगर मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करेंगे तो 18 ग्राम लिखेंगे। ठीक है ना? तो देखो दोनों की वैल्यू तो सेम है, बस यहाँ पे थ्योरेटिकली डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे एक यू है एक ग्राम है। ठीक है, तो मोलारिटी में हमने क्या देखा कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मिलीलीटर में होगा तो इसको हम अलग तरीके से हम करेंगे, यानी कि इंटू 1000 कर देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलालिटी। ठीक है, हम लोग मोलालिटी के बारे में जानेंगे। मोलालिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको मोलल सॉल्यूशन बोलते हैं। उसको मोलर था, LAR था, ये मोलल। ठीक है ना, मोलल सॉल्यूशन। तो इसको डिफाइन करते हैं हम। देखो दोनों का डेफिनेशन में क्या फर्क है अभी हम लोग को पता चलेगा। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि मोलालिटी में हम लोग क्या करते हैं, देखो निकालना तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। वहां पे हमने 1 लीटर और 1000 मीटर ऑफ सॉल्यूशन में निकाला था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ निकालेंगे 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में निकालेंगे। यानी कि सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना डिजोल्व है हम उसको निकालेंगे। यानी कि इसका फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन जनरली मैंने क्या बताया कि यूनिट जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, छोटी यूनिट गिवन होता है हमें, यानी कि ग्राम में। तो ग्राम में होगा तो इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि ग्राम में अगर यही चीजें है तो देखो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। तो इनटू हम क्या करेंगे 1000 कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग मोलालिटी को डिफाइन करते हैं और उसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, देखो मोल फ्रैक्शन का, देखो यहां पे फ्रैक्शन से मतलब क्या होगा, रेशियो। तो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं ना, तो देखो क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो एक चीज याद रखो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना, मान लेते हैं कि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को निकालना है, इसको हमने ए मान लिया। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखो उसका मोल हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको हम सिंबल Na से डिनोट कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म समझने के लिए, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में फिर से ये दोनों ही आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि Na प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? यानी कि इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखें तो Na अपॉन Na प्लस Nb यानी कि XA, यानी कि मोल फ्रैक्शन का काई A, यानी कि मोल फ्रैक्शन का अगर फॉर्मूला लिखे तो Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें मान लो कि हमें सॉल्वेंट का निकालना है, तो सेम इसका भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे सॉल्वेंट में भी, यानी कि ये इक्वल टू Nb, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। यानी कि अगर हमें एक का वैल्यू पता है, हमें अगर A का पता लग गया मोल फ्रैक्शन 1 है, या जो भी वैल्यू A का मोल फ्रैक्शन अगर हमें पता है तो B का हम निकाल सकते हैं, 1 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक ना। जैसे मान लो अगर हमें B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर A का हमें पता है तो 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लोग इस वाले फॉर्मूला को, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का नाम है रेशियो। क्लियर? अब देखो एक और टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में 11th क्लास में जो गिवन है पीपीएम, ठीक है ना। हम लोग यूज करते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना। तो पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होगा, देखो यहां पे इसको हम डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा बाई मास, यानी कि इसको हमें यूनिट ग्राम में लेना है। अगर बाई वॉल्यूम होता तो इसका जो भी अमाउंट जो भी होगा वैल्यू, उसको हम वॉल्यूम मिलीलीटर या लीटर में लेंगे। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि पीपीएम में हम लोग क्या करते हैं कि 10⁻⁶, यानी कि 1 मिलियन की बात हो रही है, 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पे, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, यानी कि उसको ग्राम में, यानी कि सॉल्यूट का भी यूनिट हम लोग ग्राम में लिया, बाई मास लिया। अगर बाई वॉल्यूम होता तो यहाँ जो सॉल्यूट है ये भी क्या होता, मिलीलीटर में होता, और यहाँ पे जो होता ये हमारा होता 10⁻⁶ लीटर या मिलीलीटर में, जो भी यूनिट होगी उसको हम लोग उसमें लेते हैं, ठीक है ना। अभी हमने बाई मास लिया है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो हमें इसमें इसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स है, और काफी सारे न्यूमेरिकल्स इससे मोलारिटी से रिलेटेड है। तो जो अब एक टॉपिक मैं थोड़ा सा पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, न्यूमेरिकल्स में लास्ट में सॉल्व करूंगा। तो डेफिनेशन में क्या है, देखो
लिमिटिंग भी हमें पढ़ना है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, देखो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। लिमिटिंग का मतलब देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि लिमिट अमाउंट में, यानी कि जो लेस अमाउंट में होगा ना उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो दैट रिएजेंट्स which is present in less amount या completely used in the solution, यानी कि जो लेस अमाउंट में होगा या पूरा का पूरा सोल्यूशन में अगर यूज हो गया ना उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस का मतलब देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि लार्ज अमाउंट में होगा। तो यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करेंगे तो दैट रिएजेंट्स विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट या डू नॉट कंप्लीटली यूज्ड इन द सॉल्यूशन, जो लार्ज अमाउंट में है और सॉल्यूशन में रिमेन्स रह गया, लिख देता हूं मैं, डू नॉट कंप्लीटली यूज्ड इन द सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि लिमिटिंग जो पूरा का पूरा यूज्ड हो जाता है और जो एक्सेस है वो हमारे कंपाउंड में क्या होता है, रिमेन्स रह जाता है, यानी कि वो पूरा यूज्ड नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। अब देखो एक और टॉपिक है इसमें, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? इंपेरिकल फार्मूला में क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट द, पहले इसको डिफाइन लिख करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of various atoms present in a compound। ठीक है, यानी कि किसी भी कंपाउंड में जो भी एटम होगा ना उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है ना, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखते हैं इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि इट shows the exact number of different types of atom present in a molecules of a compound। ठीक है, यानी कि ये एग्जैक्ट नंबर जो होगा ना, जो भी एटम्स है कंपाउंड के अंदर, यानी उसका जो एग्जैक्ट नंबर होगा वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इंपेरिकल में क्या करेंगे, उसको एक रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर 4 और 2 आ रहा है तो 4 और 2 का फैक्टर क्या होगा, 2, तो 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक 2 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। तो इंपेरिकल में हम लोग क्या करते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना उसको लिखते हैं। अभी जब हम इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तभी ये सारी टॉपिक क्लियर होगी, क्योंकि देखो डेफिनेशन से केमिस्ट्री में क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है ना उसको हम बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते। तो जब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे ना ये सारी टॉपिक क्लियर ही नहीं होगी। तो अभी हमने डेफिनेशन लिखा है, तो डेफिनेशन को आप लोग देखोगे, समझोगे, और डेफिनेशन से ही हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे।
तो आगे जो टॉपिक है, अभी हम जितने भी हमने टॉपिक किया इन सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे।